स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 12 की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा आर्तव चक्र, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या ईएमसी के बारे में। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर्तव चक्र। आज का टॉपिक है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसे ईएमसी कहा जाता है। तो सबसे पहले आर्तव चक्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए इसको और किस नाम से जानते हैं। तो इसका अन्य नाम देखेंगे। अन्य नाम, इसके अन्य नाम की यदि बात करें तो इसको मुख्यतः मासिक चक्र, जनन चक्र, रजो चक्र, या इसे कहा जाता है माहवारी। या इसे कहा जाता है, जैसे कहने का मतलब यहाँ चक्र लिख दिया गया, मासिक धर्म भी कह सकते हैं, जनन धर्म, रजो धर्म आदि इसे कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि आर्तव चक्र की बात किया जाए तो इसका आरंभ कब होता है और इसकी समाप्ति कब होती है, तो उसको देखेंगे। उम्र या आयु जिसे कहा जाता है, तो किस आयु में ये आरंभ होता है वो देखेंगे। आरंभ, तो ये मुख्यतः आरंभ की जो आयु है 10 से 14 वर्ष, या कहीं कहीं किसी किताब में लिखा होगा 12 से 13 वर्ष की आयु में ये आरंभ हो जाता है। क्या? आर्तव चक्र। तो जब ये पहली बार रजोस्राव होता है तो उसे कहा जाता है रजोदर्शन। या इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेनार्च। इसे इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद इसकी यदि समाप्ति की बात किया जाए कि यह किस उम्र में समाप्त होता है, तो वो मुख्यतः 45 से 50 वर्ष। यह 45 से 50 वर्ष की आयु में ये समाप्त हो जाता है। आर्तव चक्र आना या रजोस्राव आना या रजोधर्म जिसे कहा जाता है वो आना बंद हो जाता है। अब इसे कहा जाता है रजोनिवृत्ति। इसे कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेनोपॉज। इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये तो हुई आयु की बात, यानी आरंभ कब होता है 10 से 14 वर्ष की आयु में, और ये समाप्त कब हो जाता है 45 से 50 वर्ष की आयु में। उसके बाद यदि अवधि की बात किया जाए, इसके अवधि
की बात किया जाए तो ये मुख्यतः 26 से 28 या किसी किसी किताब में दिया रहता है 28 से 29, तो 28 से 29 ही लिखें, 28 से 29 दिन में दोहराना यानी कहने का मतलब ये है कि 28 से 29 दिन के बाद ये पुनः दोहराया जाता है। उसके बाद यदि आगे बात किया जाए कि ये जो आर्तव चक्र होता है या जिसे रजोस्राव कहते हैं या जिसे ऋतुस्राव भी कहा जाता है, तो उसमें क्या क्या तत्व रहते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या तत्व ब्लड के साथ निकलते हैं। चलिए वो देखेंगे। स्राव के तत्व, तो स्राव में मुख्यतः ऊतक द्रव्य, श्लेष्म, श्लेष्मिक अस्तर या इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोमेट्रियम इंग्लिश में इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम, और 50 से 150 ml रुधिर, यानी कहने का मतलब जब ऋतुस्राव होता है या रजोस्राव होता है तो उसके अंदर ऊतक द्रव, श्लेष्मिक अस्तर या जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, और 50 से 150 ml ब्लड होता है। इसके बाद आगे देखेंगे कि यदि इसकी कंडीशन क्या है, दशा, यानी ये कब स्राव होता है। यदि दशा की बात किया जाए इसके, तो यह मुख्यतः तब होता है जब गर्भधारण ना हुआ हो, यानी गर्भधारण ना हो, अर्थात मोचित अंडाणु का निषेचन ना हो। मोचित अंडाणु का निषेचन ना हो, तब ये आर्तव चक्र या जिसे रजोस्राव कहते हैं वो होता है। अब इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, कहने का मतलब यदि अन्य कारण के अंतर्गत देखा जाए, अन्य कारण, तो अन्य कारण के अंतर्गत आता है जैसे महिलाओं में तनाव, यानी जब महिलाओं में तनाव रहेगा तब भी ये नहीं होगा, या फिर निर्बल स्वास्थ्य, यानी शारीरिक रूप से जब वीक रहेंगी तब भी ये नहीं होता है। उसके बाद यदि आगे बात किया जाए कि इसका क्या कारण है, यदि कारण की बात किया जाए तो मुख्यतः यह स्राव का मुख्य कारण है गर्भाशयी दीवार के खंडन, गर्भाशयी दीवार का खंडन।
यानी जब गर्भाशयी दीवार का खंडन हो जाता है तब ये रुधिर स्राव होता है। तो रुधिर स्राव के बारे में ये आप लोगों ने जाना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसकी कुछ कंडीशंस होते हैं, आगे कंडीशंस के बारे में देखेंगे। ऋतुस्राव या आर्तव चक्र की कंडीशंस या इवेंट देखेंगे, घटनाएं। चलिए वो देखते हैं। ऋतुस्राव, ऋतुस्राव की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले पे देखा जाए, 1 से 4 अथवा 5 दिन तक, यदि 1 से 4 अथवा 5 दिन की बात किया जाए तो इसमें मुख्यतः ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव यानी कहने का मतलब ब्लीडिंग होता है। इसमें केवल ब्लीडिंग होता है, यानी 1 से 4 से 5 दिन तक केवल ऋतुस्राव होता है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप की यदि बात करें तो दूसरे स्टेप पे 5 से 13 दिन, 5 से 13 दिन तक, 13 दिन तक 13 दिन। इसकी यदि बात किया जाए तो इसमें क्या होता है वो जानेंगे। तो इसमें मुख्यतः अंडाशय में फॉलिकल का परिपक्वन, फॉलिकल का परिपक्वन, फॉलिकल का परिपक्वन तथा गर्भाशय में नई एंडोमेट्रियम का निर्माण, नई एंडोमेट्रियम का निर्माण, एंडोमेट्रियम का निर्माण तथा मरम्मत, यानी कहने का मतलब ये है 5 से 13 दिन के बीच फॉलिकल का परिपक्वन होता है तथा गर्भाशय में नई एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है और उसकी मरम्मत होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप की यदि बात करें तो थर्ड स्टेप पे आता है 14वें दिन। 14वें दिन इसमें क्या होता है इसको देखेंगे। तो 14वें दिन मुख्यतः अंडोत्सर्ग यानी जो एंडोमेट्रियम होता है उससे अंडोत्सर्ग होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप की यदि बात करें तो फोर्थ स्टेप पे आता है 15 से 16 दिन। 15 से 16वें दिन,
16वें दिन। इसमें क्या होता है इसको देखेंगे तो 15 से 16वें दिन के बीच कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण तथा फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन, तथा फैलोपियन या जिसे अंडवाहिनी कहा जाता है, फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन, अंडाणु का निषेचन, अंडाणु का निषेचन। उसके बाद 5वें स्टेप की यदि बात करें तो 5वें स्टेप पे आता है 20 से 25वें दिन। 20 से 25वें दिन या कहीं कहीं लिखा रहता है 17 से 25 दिन के बीच। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे तो इसमें निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित या स्थापना लिख दीजिए, यानी उस पे रोपित कर दिया जाता है। कब? 20 से 25 दिन या कहीं कहीं लिखा रहता है 17 से 25 दिन के बीच। तो इसके बाद 6वें स्टेप की यदि बात करें, 6वें पॉइंट की, तो 6वें पॉइंट में होता है निषेचित ना होने पर, और ये अवधि होती है 26 से 28वें दिन। 26 से 28वें दिन ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे निषेचन ना होने पर, निषेचन ना होने पर, निषेचन ना होने पर, निषेचन ना होने पर कार्पस ल्यूटियम का नष्ट होना, कार्पस ल्यूटियम का नष्ट होना, यानी जब ये अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो 26 से 28वें दिन के बीच जो कार्पस ल्यूटियम है वो नष्ट हो जाएगा और ब्लड के साथ बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार ये ऋतुस्राव की कुछ घटनाएं हैं। यदि इसके स्टेप्स की बात किया जाए तो इसमें मुख्यतः ये अवस्था की यदि बात किया जाए इसको तो यहाँ से यानी पहली 1 से 5 तक, यानी ये अवस्था की यदि बात किया जाए तो इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज या हिंदी में इसे कहा जाता है रजोस्राव अवस्था, रजोस्राव अवस्था इसे कहा जाता है। उसके बाद यदि बात करें अगली अवस्था की तो अगली अवस्था में होता है पुष्टकीय प्रावस्था। इस अवस्था की यदि बात करें तो इसे कहा जाता है पुष्टकीय अवस्था, इसे कहा जाता है पुष्टकीय
अवस्था। उसके बाद 14वें दिन की ये तीसरे स्टेप की बात किया जाए तो इसे कहा जाता है अंडोत्सर्ग अवस्था। अंडोत्सर्ग अवस्था इसे कहा जाता है अंडोत्सर्ग अवस्था। उसके बाद आगे बात किया जाए तो 15 से 16वें दिन की यदि बात किया जाए तो इसे कहा जाता है ल्यूटियल प्रावस्था या अवस्था। उसके बाद यदि लास्ट वाले स्टेप की बात किया जाए, ये इसकी 5वें स्टेप की बात किया जाए तो 5वें स्टेप की को कहा जाएगा पीतकीय अवस्था। इसे कहा जाएगा पीतकीय अवस्था। उसके बाद 6वें स्टेप की यदि बात करें तो 6वें स्टेप पे अंत में इसे कहा जाएगा आर्तव प्रावस्था। आर्तव इसे कहा जाएगा आर्तव प्रावस्था। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रावस्थाएं होती हैं। चलिए इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से देखते हैं कैसे क्या होता है। ऋतुस्राव की प्रमुख घटनाओं में इसको फिगर के अनुसार ये देखा जाए तो ये मुख्यतः कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद ये एस्ट्रोजन यानी प्राइमरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये प्राइमरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद अगले स्टेप की बात करें तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से शो होंगे। ये एस्ट्रोजन अवस्था कहलाती है, एस्ट्रोजन फेज। उसके बाद अगले स्टेप की यदि बात करें तो अगले स्टेप में अंडोत्सर्ग होता है, यानी ये जो अंडाणु है इसमें अंडे हैं वो फूट जाते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से अवस्था शुरू होगी। इसमें जो अंडाणु हैं वो फूट कर बाहर निकलेंगे। उसके बाद अगली जो अवस्था होगी उसे पोस्टोविलेटरी फेज कहा जाएगा। कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है इसका। ये होता है जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी हो जाती है तब जाकर के ए स्टेज आती है। अदरवाइज यदि प्रेगनेंसी ना हो, गर्भधारण ना हो तो कुछ इस प्रकार से शो होता है। ये इस प्रकार से शो होगा। यदि प्रेगनेंसी ना हो तो इन अंडाणु की स्थिति ऐसी हो जाती है। अब इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ इसकी यदि बात करें तो
इसी प्रकार से स्ट्रक्चर शो होती है। ये विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाओं में डिवाइड होता चला जाता है। ऐसे ऐसे और अंततः जाकर के ये मिल जाती है। अब यदि इसकी बात किया जाए, इस अंक की, इसे कहा जाएगा प्राइमोर्डियल। इस अंक को कहा जाएगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। इसे कहा जाएगा। उसके बाद इसकी यदि बात करें तो इसे कहा जाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके बाद यदि इसकी बात किया जाए तो ये तीनों मुख्यतः एस्ट्रोजन के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों मुख्यतः एस्ट्रोजन के अंतर्गत आएंगे। एस्ट्रोजन। उसके बाद यदि इसकी बात किया जाए तो ये ओवुलेशन है। ओवुलेशन। उसके बाद यदि इस तीनों की बात किया जाए तो ये मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के अंतर्गत आएंगे। ये तीनों प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, और एंड एस्ट्रोजन ये अवस्था आ जाएगी। और ये जो निषेचित नहीं होता है, नष्ट हो जाता है, इसे कहा जाता है कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस कहा जाता है इसे। ये जो होती है ये ल्यूटियल फेज होती है, यहाँ से यहाँ तक। इसे ल्यूटियल फेज कहा जाएगा। ल्यूटियल फेज। उसके बाद यदि इधर इसकी बात किया जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसे मुख्यतः फॉलिकुलर फेज कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज इसे कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ ये इसकी यदि बात करें तो ये मुख्यतः इसे कहा जाएगा प्रोलिफेरेटिव फेज। इसे मुख्यतः कहा जाएगा प्रोलिफेरेटिव फेज। और इसे कहा जाएगा, ये यहाँ ओवुलेशन हुआ है ये वाली फेज पे, इसे कहा जाएगा सेक्रेटरी फेज। यहाँ जो है इसे कहा जाएगा सेक्रेटरी फेज।
और यहाँ ये इसकी यदि बात करें तो इसे कहा जाएगा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इसे कहा जाएगा लास्ट वाली फेज को। अभी इसमें डेज की यदि बात किया जाए तो ये शुरू होता है 1 से 5 दिन, यहाँ तक की अवस्था हो जाएगी। उसके बाद यहाँ 6 से 13 दिन, 6 से यहाँ तक की अवस्था 13 दिन, यानी यहाँ 6 से 13 डेज। उसके बाद 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडोत्सर्ग होता है 14 डेज पे। उसके बाद 15 से 15 से आगे बात किया जाए 16वें दिन तक, 15 से 16वें दिन तक, तो ये जो अंडोत्सर्ग हुआ होता है उसका ल्यूटिकम यानी कार्पस ल्यूटिकम का निर्माण होता है 15 से 16 दिन तक। उसके बाद फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है 15 से 16 दिन के बीच। उसके बाद 17 से 25 दिन की बात किया जाए तो निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में रोपण होता है, यहाँ तक की अवस्था वो कहा जाएगा। यानी यहाँ 17 से 25 दिन, 17 से 25 दिन। उसके बाद यदि 26 से 28 दिन की बात किया जाए, 28 या 29 दिन की बात किया जाए तो निषेचन जब नहीं होता है, ये वाली फेज की बात किया जा रहा है, तो ये कार्पस एल्बियस के रूप में ये ब्लड के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ अवस्थाएं होती है। प्रेगनेंसी की यदि बात किया जाए तो ड्यूरिंग 14 डेज, यानी जब अंडोत्सर्ग होता है इसके बीच में यदि संभोग हो तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अन्यथा नहीं होती है। इसके बाद आगे देखेंगे कि आर्तव चक्र में कुछ स्वच्छता बरतनी चाहिए, वो क्या क्या है उसको देखेंगे। आर्तव चक्र के समय स्वच्छता, आर्तव चक्र के समय स्वच्छता, तो इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। तो इसको पॉइंट वाइज ये देखा जाए तो पहले पॉइंट पे रख सकते हैं, पहले पॉइंट पे रख सकते हैं शरीर की लिखिए शरीर के जनन अंगों की साफ सफाई करना। दूसरे पॉइंट की यदि बात करें, दूसरे पॉइंट पर रख सकते हैं प्रतिदिन स्नान करना ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रतिदिन स्नान करना। उसके बाद आगे बात किया है तीसरे पॉइंट पे, तो तीसरे पॉइंट पे रख सकते हैं जब रजोस्राव हो तो उसको पैड या नैपकिन का उपयोग करना, पैड या नैपकिन का उपयोग करना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे यदि बात करें, चौथे पॉइंट की, तो उपयोग किए गए पैड या नैपकिन को
उपयोग किए गए पैड या नैपकिन को कागज के लिफाफे में लपेटकर कागज के लिफाफे में बंद करके कचरे के पात्र में डाल देना। कचरे के पात्र में डाल देना। उसके बाद अगले पॉइंट की यदि बात करें 5 की, तो हैंड वॉश करना, साबुन से हाथ को धोना। साबुन से हाथ को धोना। इस प्रकार कुछ आर्तो चक्र के समय स्वच्छता बरतनी चाहिए। बस आज इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।